सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे और भगवान करे अच्छे ही रहें। तो मैं पहुंच चुका हूं कालपा, जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में मेरे पता है। और कालपा कैसे पहुंचा हूं दिल्ली से यहां पर, तो आप मेरी लास्ट 2 व्लॉग्स देखना ना भूलें, जाके देख सकते हैं उसके अंदर। तो कालपा बेसिकली रिकांगपिओ से ठीक 5 किलोमीटर ऊपर है और यहां पर सिर्फ 2-3 डेस्टिनेशन है जिनको घूमने के लिए हम कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेसेस। एक है यहां पर मोनेस्ट्री और दूसरा है सुसाइड पॉइंट। तो दोनों ही दिखाए जाएंगे। भगवान ना करे किसी को सुसाइड करने की जरूरत पड़े, बट इट्स ओके, क्योंकि सुसाइड पॉइंट तो दिखाना जरूरी है और साथ में यहाँ की मोनेस्ट्री दिखाऊंगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रेडिशनल फूड, क्योंकि आप देख रहे हैं रोम विद फूडी, तो खाना और घूमना मेरे 2 ही काम होते हैं। मैं खाना वो दिखाता हूं जो ट्रेडिशनल हो, अदरवाइज सिंपल खाना क्या दिखाऊं यार रोज रोज। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए चैनल पे। और हां, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। और चलिए आपको अपने रूम के बाहर के नजारे तो दिखा दूं, कितने सुंदर थे, पूरी बर्फ से ढकी हुई चोटियां। तो चलिए दिखाता हूं आपको बाहर के सुंदर से नजारे। देखिए मनमोहक दृश्य, सामने बर्फ पड़ी रात को ही और कितना सुंदर लग रहा है ये सब। और इसी सुंदरता को देखने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया हूँ यार मैं, और आप लोगों को दिखाने, देख के मन खुश हो जाता है एक एक चीज़ को। हाँ, मुझे एक चीज़ और पता चली यहाँ पर कि ये जो किन्नौर एरिया है, पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम किन्नौर क्यों पड़ा है। जी हाँ, यहाँ पे किन्नर कैलाश के नाम से पर्वत है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ऐसे पूरा दिखता है, वो भी एक कालपा का अट्रैक्शन है मेन, तो वो आपको जरूर दिखाऊंगा। रिकांगपिओ और कालपा के बीच में पड़ता है वो साइट सीइंग, तो वहाँ से दिखाऊंगा आपको किन्नर कैलाश कितने सुंदर दिखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं। थैंक यू। तो हम पहुँच गए हैं सुसाइड पॉइंट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कालपा के अंदर है और यहाँ पर सुसाइड पॉइंट बहुत मशहूर है। तो अभी मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात की तो उन लोगों ने बताया मुझे कि बेसिकली ये सिर्फ एक पॉइंट बना दिया गया है, तो ऐसा कोई सुसाइड करता नहीं है आके, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ में लोग बहुत कूल होते हैं और बहुत कोऑपरेटिव दिखे मुझे। तो दिखाता हूँ आपको भी नज़ारा मैं, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये स्ट्रेट खाई है असल में, ये इस करके इसको नाम दिया है। यहाँ खड़े और नीचे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सीधा रुकेगा नहीं इंसान और नीचे चला जाएगा। यही चीज़ मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से। फिर भी देखते हैं, यहाँ पे कुछ लोकल भाई खड़े हैं, इनसे पूछता हूँ मैं, तो ये बताएंगे कि सुसाइड पॉइंट में लोग सुसाइड करते नहीं करते हैं। चलते हैं, यहाँ पे कुछ लोकल लड़के खड़े हैं, बड़े हैंडसम से एक भैया खड़े हैं, उनसे ही चल के बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ सुसाइड पॉइंट नाम क्यों रखा गया है। हेलो भैया, हेलो एवरीवन। हेलो भैया। हेलो। तो भैया, ये जो सुसाइड पॉइंट नाम लिखा गया है, आप लोग लोकल हैं, तो यहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं आके इसलिए कि ऐसे ही रखा गया है? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने ये फेमस कर दिया जस्ट बिकॉज ये पॉइंट पहले से इसका नाम सुसाइड पॉइंट था, तो लोगों ने सर्च करना सब कुछ लाइक, मतलब बेसिकली कोई सुसाइड नहीं करता है, बट एक स्टीप ढलान है इस करके इसका नाम रख दिया है। किन्नौर, वैसे किन्नौर में अगर आप कहीं भी जाओ सुसाइड पॉइंट ही है। किन्नौर बट हम लोगों को तो किन्नौर बहुत ब्यूटीफुल लगा, तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू। चलिए ठीक है, थोड़ी कैमरा शाई है भैया हमारे, तो थैंक्स एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो है मोनेस्ट्री, और देखते हैं मोनेस्ट्री, और बीच में किन्नर कैलाश के दर्शन आपको जरूर कराऊंगा। और चलते हैं। सुसाइड पॉइंट से थोड़ा सा आगे आके मैंने देखा कि इसको सुसाइड पॉइंट क्यों कहा जाता है, तो अब इस व्यू को देखने के बाद शायद आपको भी समझ आ जाए। तो मैं इसको जूम करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। नीचे एक सड़क, नदी और स्टीप ढलान के साथ ये है वो सुसाइड पॉइंट जहाँ पर मैं खड़ा हुआ वीडियो बना रहा था, व्लॉग बना रहा था। देख रहे हैं कितनी स्ट्रीप है, बिल्कुल सीधी यार, माय गॉड। ये देखिए
तो सुसाइड पॉइंट तो है बॉस ये। मेरे ख्याल से कुछ लोकल को उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जो उन्होंने बताया नहीं ढंग से, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग यहाँ से कूदे होंगे तभी इसका नाम सुसाइड पॉइंट पड़ा होगा। बाकी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को, जो लोकल लोगों ने बताया वो ठीक है या जो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ वो ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग रास्ते में रुके, किन्नर कैलाश के बहुत खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं यहाँ से बेसिकली। तो मैंने कहा आप लोगों को दर्शन कराऊं और उसकी कहानी भी बताऊंगा कि किन्नर कैलाश नाम क्यों है इसका। और देखिए, पहले दर्शन लीजिए पूरे शिवलिंग के। कहते हैं दिन में 3 बार इसका रंग चेंज होता है। तो देखिए, मैं इसको जूम करके प्रॉपर दिखाऊंगा। शिवलिंग 60 फुट ऊंचा शिवलिंग है ये, और इसकी यात्रा बेसिकली 3 दिन की होती है। तो 3 दिन की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट यात्रा है। और इस यात्रा के लिए पिछले साल कोई सेनानी आए थे और वो यात्रा पे गए थे। यात्रा पे जाने के बाद उन्होंने यहाँ से परमिशन नहीं ली और सीधा चले गए। जब वो सीधा चले गए तो वहाँ जाकर वहाँ मौसम ख़राब हुआ और उनकी डेथ हो गई, और पिछले साल से यात्रा रोक दी गई है। और अब इसकी जो कहानी है बेसिकली, इसको इतना क्यों पूजा जाता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब भस्मासुर नाम का दानव शिव जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, और जब शिव जी ने उसको वरदान दे दिया तो भस्मासुर ने चेक करने के लिए कि ये वरदान सही है कि नहीं, तो उसने वो हाथ शिव जी के ऊपर रखना चाहा। तो शिव जी वहाँ से भाग गए उससे बचने के लिए, और भस्मासुर पीछे पीछे। जब शिव जी बहुत परेशान हो गए और उन्हें लगा कि भस्मासुर अब हाथ रख सकता है, तो वो यही जगह है, यही किन्नर कैलाश है जहाँ पर आके शिव जी रुके थे अपने पूरे परिवार के साथ। फिर उन्होंने स्त्री रूप धारण किया और नर्तकी का रूप धारण करके और उसके सर पे हाथ रखवाया और वो खुद भस्म हो गया। तो ये जो रेंज देख रहे हैं आप पूरी की पूरी, ये पूरी किन्नर कैलाश कहलाती है। बट जो शिव जी का वो आपको दिखाया मैंने, ये शिवलिंग 60 फुट ऊंचा है और लोग जाते हैं। बहुत मान्यता है इसकी, कहते हैं जाओ तो हर मनोकामना मन की पूरी होती है। बट 3 दिन की बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई, अमरनाथ जी से ज़्यादा डिफिकल्ट चढ़ाई बताते हैं। तो मिलता हूँ आगे आपको और अट्रैक्शंस के साथ। तब तक आप थोड़ा सा मजा लीजिए इस पूरी रेंज का। दिखाता हूँ आपको पूरी की पूरी चोटियाँ। देखिए किन्नर कैलाश की। श्री 300 से 400 मीटर चलना पड़ा, जिसके कारण सांस फूल रही है। और देखिए आगे कितना अच्छा नज़ारा है, और महात्मा बुद्ध स्वयं ऊपर विराजमान है। बहुत ऊंचा स्टैचू है इनका, कम से कम 25 फुट ऊंचा। और यहाँ पर बौद्ध लोग जो रहते हैं उनका साथ में ही रहने का है। और नीचे हम लोगों ने देखा है, इन लोगों ने एक हॉस्टल भी बना रखा है अगर आके कोई रहना चाहता है तो। और यहाँ से किन्नर कैलाश के दर्शन और ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसको भी नज़र मार ही लें साथ साथ। बहुत सुंदर दर्शन किन्नर कैलाश के, पूरी की पूरी रेंज किन्नर कैलाश है। और जैसा मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ सब इसके बारे में। तो चलते हैं ऊपर। यहाँ दलाई लामा जी आए हुए हैं एक बार। रिकोंगपियो, उसके ऊपर काल्पा पड़ता है, दोनों के बीच के रास्ते में बढ़ जाता है ये काल्पा रिकोंगपियो के। आओ, देखने लायक जगह है। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर, आपको चल के पहुँचेंगे हम लोग। आज सब बता चुका हूँ यार। और हिट लाइक करना मत भूलना, रोम विद फूडी। आप ये कितने खूबसूरत पहाड़ों की कटिंग, कितने सुंदर तरीके से सड़क बनाई हुई है, कितने एफर्ट्स लगे हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। आप तब तक नज़ारा एंजॉय कीजिए, मैं ड्राइव करता हूँ।
जब नाकों के लिए चले रोकंग पीओ से, तो हालत ये है कि ग्रीनरी देखने को मिल नहीं रही, बट जो पहाड़ों के कलर है ना, वो डिफरेंस आप देख रहे होंगे। वाइट है, रेड है, कहीं ब्लैक है, तो कुछ अलग दिखा मुझे, तो सोचा आपको दिखाऊं मैं। मतलब अलग 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 नाको यहाँ से कोई 40 किलोमीटर के आसपास रह गया अभी। बट देखिए, हर दूसरे मोड़ पे कलर चेंज है, हर दूसरे मोड़ पे कलर चेंज है, अलग पहाड़ों के कलर ही अलग, ग्रीनरी खत्म है और सूखे पहाड़ एकदम, और जगह जगह लिखा हुआ है यहाँ पत्थर गिर सकते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। सो बी केयरफुल। दूसरी बात, साफ सफाई बहुत दिखी। कभी भी आओ पहाड़ों में, या पहाड़ों में क्या यार, घर पे भी रहो, कहीं भी रहो आसपास, गंदगी मत फैलाओ यार, मजा खराब हो जाता है घूमने का भी, और दूसरे का मूड भी खराब हो जाता है ना। बने रहिए, देखते रहिए, चलते रहिए। सो फ्रेंड्स, नज़ारों के साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं या टैक्सी पे आ रहे हैं, तो खाने पीने का सामान साथ में रखें यार। दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, 50-50 किलोमीटर तक। इनफैक्ट आज हम लोगों का दिन ऐसे रहा कि होटल में जो ब्रेकफास्ट किया हल्का फुल्का वो किया, और उसके बाद लंच के लिए इतना परेशान हो रहे हैं हम लोग, बता नहीं सकता हूँ। वो तो थोड़ा बहुत सामान डाला हुआ है गाड़ी में हम लोगों ने, बच्चे साथ में, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती। तो आप कभी भी इस तरफ आओ तो सामान अपना खाने पीने का जरूर रखें साथ में, ताकि दिक्कत ना हो। बस नज़ारा अच्छा था तो सोचा आपको भी दिखाऊं। सतलुज के अंदर एक नदी और मिल रही है, संगम है दूसरी नदी का नाम नहीं मालूम है, और नज़ारा आपके सामने, क्लास यार, जन्नत है। मैं पहले भी हिमाचल घूम चुका हूँ, बट इस साइड नहीं आया हूँ। उत्तराखंड भी घुमा हूँ, और ये देखिए मतलब जो वैली है ना, गजब 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 है यार। और जो सड़क जा रही है, ओफो, बहुत ही सुंदर। कुदरत तो सुंदर है ही यार, बट उसको सुंदर बनाना बहुत बड़ी बात है, और उसको कायम रखना। सफाई पूरी है यहाँ पर, क्लास यार, इससे अच्छा व्यू नहीं हो सकता दोस्तों। नाको विलेज, और ये है उसकी एंट्रेंस। चलते हैं। यहाँ पर नाको विलेज में बेसिकली ये नाको व्यू के कारण मशहूर है, क्योंकि यहाँ एक लेक है, नाको लेक। वो पता करते हैं कौन सी लेक है, वो चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए मेरे साथ और मैं रहूँगा आपके साथ। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए नाको और नाको लेक। नाको लेक ये एक लेक है, यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं, और ये आसपास होटल लेक व्यू के। अभी लेक सूख चुकी है बेसिकली, तो लेक का पानी काफ़ी ऊपर तक होता है और बहुत सुंदर दृश्य होता है। देखेंगे, अगर रात को रुके तो सुबह आपको जरूर दिखाऊंगा, और नहीं रुके तो आगे निकलेंगे टाबो की तरफ, या तो सुमदो रुकेंगे या टाबो रुकेंगे, देखते हैं। तो यही मेन लेक है, अट्रैक्शन मेन यही है। बट यही है कि पहाड़ों के बीच में लेक बहुत बहुत सुंदर लगती है। ये चारों तरफ का व्यू उसका, पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ। तो भाई नाको लेक के बाद हम पहुंच गए नाको विलेज में, और फैसला किया कि नाको में ही रुका जाए, क्योंकि मेरी जिनसे भी बात हुई सबने ये कहा कि इस समय टाबो जाना ठीक नहीं है, रास्ता थोड़ा खराब है,
तो नाको में रुक जाओ। और नाको में बहुत अच्छे होटल्स नहीं है बेसिकली यहाँ पर, यहाँ तो होम स्टेज है और या फिर गेस्ट हाउसेज है या होटल है तो छोटे मोटे, जिसमें मैं भी रह रहा हूँ। तो और कोई यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और हाँ, विशेष ध्यान रखना आप, मैं आपको पेट्रोल पंप के बारे में बताऊंगा कि अब काजा में पेट्रोल पंप है। मैंने लास्ट जो पेट्रोल डलवाया था या डीजल डलवाया था गाड़ी में, वो अब से 200 किलोमीटर पीछे डलवाया था और उसके बीच में एक आध पड़े भी तो मैंने परवाह नहीं की। बट अभी आधी टंकी है मेरी गाड़ी में। तो काजा यहाँ से कोई 80 के आसपास है, तो मुझे टेंशन नहीं है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा आए तो। और ठंड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैंने सुना है कि यही एक सीज़न सबसे अच्छा होता है सितंबर मिड से लेकर अक्टूबर मिड तक के लिए, स्पीति वैली के लिए, क्योंकि इस समय मौसम बहुत अच्छा चलता है, ना बारिश होती है ना बर्फ गिरती है। और यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ मैं, तो आप पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हो मेरी। और कहीं कुछ गलती रही हुई तो क्षमा कीजिएगा, बताते रहिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है यार, आपके लाइक और आप सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है यार। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।